नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। वक्त तो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हमारे संवाददाता सीधा ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। रुक कर लेंगे आज की पहली खबर का। आज पूरे देश में धूमधाम से अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्म दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी कमल किशोर। वाजपेयी की जयंती पे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। दिल्ली में स्थित उनके समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। देश के तमाम दिग्गज वहां पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने यहां पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 100वीं जयंती है। दिल्ली में स्थित उनके समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई नेता पहुंचे। पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए लेख लिखा कि उन्होंने लिखा, 25 दिसंबर का यह दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा, एन चंद्रबाबू नायडू और गठबंधन सहयोगियों के साथ नेताओं के साथ अन्य प्रमुख लोग वहां पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई और एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी और योगी सरकार को घेरा है। क्या कुछ कहा है इस दौरान अखिलेश यादव ने, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद आसिफ। अखिलेश यादव ने महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यहाँ पर जो सुरक्षा की तैयारी है वह आधी अधूरी है। कहीं से भी सुरक्षा को लेकर खतरा न हो, इसका पूरा पुख्ता इंतजाम बीजेपी सरकार को करना चाहिए। दरअसल महाकुंभ की तैयारियों को लेकर जिस तरह से योगी सरकार और यूपी पुलिस ने बड़ा दावा किया है और यह भी दावा किया है कि यहाँ पर अवैध सुरक्षा होगी। करीब 50 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करेंगे। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताते हुए एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जिस तरह से 2025 में पुलिस सुरक्षा अभी आधी अधूरी देखी जा रही है और साथ ही साथ आपातकालीन स्थिति में आवागमन बाधित न हो, इसका भी सरकार ध्यान नहीं रख रही है। महाकुंभ के बहाने और सुरक्षा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के भरोसे यहाँ की सुरक्षा राम भरोसे है। बीजेपी के लोग हर जगह कमीशन खाने की कोशिश करते हैं, यह कहने की भी कोशिश सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जो भी मानक है सुरक्षा के, उसे सरकार तत्काल पूरा करे, क्योंकि समय रहते अगर सुरक्षा का मानक पूरा होता है तभी कुंभ सुरक्षित होगा। उनके कार्यकर्ता मोर्चा संभाले लेंगे। फिलहाल जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खामियां बताते हुए कुंभ की सुरक्षा तत्काल और बड़े स्तर पर करने का जो सुझाव दिया है, इस पर योगी सरकार कितना अमल लाती है यह देखने वाली बात होगी। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। महाकुंभ के आयोजन में बस कुछ ही दिन बाकी है। इसी बीच प्रयागराज में एक होर्डिंग चर्चा का सबब बनी हुई है। जी आपको बता दें कि यह होर्डिंग जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की तरफ से लगाई गई है। लेकिन इस होर्डिंग में ऐसा क्या लिखा है जिसकी वजह से प्रयागराज में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी शोएब रिजवी। प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में डरोगे तो मरोगे का पोस्टर इन्होंने चर्चा का विषय बन चुका है। दरअसल जगत गुरु रामानंदाचार्य के नाम से लगाए गए पोस्टर जिस पर ये लिखा हुआ है कि डरोगे तो मरोगे, और इसको लेकर के अब चर्चा हो रही है। दरअसल सनातन धर्म को एक करने के लिए इस तरह की संदेश देने की कोशिश की गई है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से योगी का बटोगे तो कटेगा नारा, इस पर काफ़ी राजनीतिक तूल पकड़ा था, काफ़ी चर्चाएं हुई थी। लेकिन चूंकि कुंभ जो जिसका जनवरी से आगाज़ होने वाला है
उस क्षेत्र में जिस तरह से ये नारा लगा पोस्टर लगाया गया है, इस पर अब लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। इसके पीछे जो लोग जानकार हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये सनातन धर्म के लोगों को एकजुट करने का संदेश देने की बात की जा रही है। दरअसल ये जो पोस्टर है वो जगत गुरु के नाम के साथ लगाया गया है, उनकी फ़ोटो लगाई गई है। इस पर यह चर्चा ज़रूर हो रही कि अब साधु संतों ने भी इस तरह के संदेश देने शुरू कर दिए। आने वाले दिनों में इस तरह के पोस्टर वार और भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी इस पोस्टर पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही। श्वेवरिज इंडिया वाइज। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद करीब है और इसी बीच तमाम पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का काम कर रही हैं। इसी कड़ी में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पार्टी नेता अजय माकन और अन्य नेताओं ने मिलकर दिल्ली में बीजेपी और आप सरकार के खिलाफ मौका मौका और हर बार धोखा नाम की पुस्तिका जारी की। इस पुस्तिका में क्या कुछ कांग्रेस ने कहा है और क्या कुछ इल्जाम आप और बीजेपी पर लगाए हैं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी कमल किशोर। देवेंद्र यादव, पार्टी नेता अजय माकन और अन्य नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी और आप आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मौका मौका हर बार धोखा पुस्तिका जारी की। आप आदमी पार्टी और बीजेपी के काले कारनामों का एक श्वेत पत्र जारी किया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पिछले 10 साल में केंद्र भाजपा की सरकार है। दिल्ली की जनता ने इन दोनों सरकारों को बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था, लेकिन आज 11 साल भी दिल्ली की जनता को लग रहा है कि वादों के अलावा उन्हें सिर्फ धोखा ही मिला है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार 15 साल तक सत्ता में रही तो उनके विकास, प्रदूषण, महिलाओं के सम्मान, बुजुर्गों को पेंशन, गरीबों को राशन कार्ड और सिलेंडर देने जैसी नए आयाम गढ़े। श्वेत पत्र के मुख्य पेज पर हमने लिखा है, मौका मौका हर बार धोखा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वाइज। पीलीभीत में पंजाब पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की संयुक्त यानी कि जॉइंट कार्रवाई में मारे गए खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 संदिग्ध आतंकियों के शव को पंजाब ले जा रही एम्बुलेंस को मंगलवार देर रात एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इसके बाद क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है। विस्तार से खबर पर जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित पाल। पंजाब की संयुक्त टीम से 3 खालिस्तानियों का सोमवार को सुबह 5 बजे एनकाउंटर किया गया, जहां पर तीनों खालिस्तानी मार गिराए गए, जैसे कि आपको बताते चले, जिसको लेकर करके गुरुवंत सिंह उसके खालिस्तानियों के लीडर ने एक एक्स पोस्ट पर वीडियो जारी करते हुए धमकी भरा वीडियो बताया है और महाकुंभ को लेकर करके 3 तारीख निश्चित की है, 14 जनवरी, 19 जनवरी, 3 फरवरी को लेकर करके हमलावर हो सकता है। वहीं राजनीतिक अधिकारियों के ऊपर भी टिप्पणी करते हुए कहा है कि देख लेंगे सभी लोगों को, और जैसे कि हमको बताते चले जो खालिस्तानी मारे गए उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है और उन्हें नौजवान बताते हुए कहा है कि, और पीलीभीत में एक चर्चा और की है कि 1991 में 11 लोगों को जो जान गई थी उसके बारे में भी जो कि पन्नू ने बताया, जैसे कि हमको बताते चले। और वो 3 खालिस्तानी जो मारे गए थे, एक उसकी रिश्तेदारी जो है कि निगासन में निकल के आ रही है। फिलहाल सूत्रों के अनुसार जानकारी, जैसे कि हमको बताते निगासन में उसकी बुआ के यहाँ पनाह ले रहा था। फिलहाल एनआई की टीम की छापेमारी चल रही है और जांच पड़ताल चल रही है। नेपाल बॉर्डर से भी उसका जो कनेक्शन है वो भी खंगाला जा रहा है। एनआई की टीम के द्वारा नेपाल की जो है कि कनेक्शन खंगाला जा रहा है। और जैसे कि एक खालिस्तानी जो था उसकी निगासन में बुआ के यहाँ पनाह ले रहा था, ये भी बात सामने निकल कर के आ रही है। फिलहाल देखना है कि किस प्रकार से जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल एनआई एनजीओ की टीम के द्वारा जो सारे मुद्दे हैं वो खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल अब देखना है कि क्या कार्रवाई की जाती है, नेपाल के बॉर्डर के द्वारा क्या कनेक्शन निकल के आता है, कि एनआई टीम इंडो द्वारा जो पूरी कार्रवाई की जा रही है। सभी जो है कि तथ्य खंगाले जा रहे हैं, जैसे कि हमको बताते हैं जो 3 खालिस्तानी मारे गए थे उनके ऊपर अब जो कि एनआई इंडो की टीम के द्वारा जो कि कनेक्शन सारे खंगाले जा रहे हैं। और एक आतंकवादी कि जो निगासन में बुआ रहती हैं, जानकारी में मिला है कि उसके द्वारा वहाँ पे वो पनाह ले रहा था और पूरनपुर में 2 आतंकवादी किसी निजी होटल में लेकर कमरा रह रहे थे। अब जानकारी ये भी निकल के आ रही है। फिलहाल अब आगे क्या जांच पड़ताल की जा रही है, एनआई इंडो के द्वारा क्या टीम के द्वारा जानकारी दी जा रही है। तो खालिस्तानी आतंकवादियों के एनकाउंटर के बाद एनआईए की टीम अब एक्टिव हो गई है। जी हां, पूरनपुर में छुपकर रह रहे तीनों आतंकियों के कनेक्शंस को अब एनआईए खंगालने में जुट गई है। विस्तार से खबर पर आपको जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। और यूपी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मारे गए 3 खालिस्तानी आतंकियों के यूपी कनेक्शन आने के बाद
एटीएस के साथ साथ एनआईए भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। एनआईए ने आज पीलीभीत और नेपाल बॉर्डर पर आतंकियों के ठिकाने और उनके पनाहगारों की डिटेल खंगाली। वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी के बाद महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, जिसका जिम्मा एडीजी एलो अमिताभ यस ने ले लिया है। दरअसल बीते दिनों पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकी पंजाब और यूपी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में मारे गए। इनका कनेक्शन पंजाब से था। 19 दिसंबर को इन आतंकियों ने चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। हमला के बाद यह फरार हो गए थे और यह यूपी के पहुंच गए थे। पीलीभीत में पूरनपुर में पुलिस और आतंकियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकी ढेर किए गए। इन आतंकियों के यूपी कनेक्शन के बाद एनआईए भी पूरी तरह से एक्टिव हो गया। एनआईए टीम आज पीलीभीत पहुंची और यहां पर इनके पनाहगारों की तलाश में जुट गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि एक आतंकी की बुआ भी निघासन में रहती है। बहरहाल यूपी में खालिस्तानी आतंकियों की एंट्री कहीं न कहीं बड़े खतरे को भी दावत दे रही है, जिसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। खबर लखनऊ से है, जहां इंडियन ओवरसीज बैंक में चोरी का मामला जो हुआ था, उसके बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान है, जिसमें चोरों के कैसे उन्होंने क्या कुछ करके चोरी की है, इसका पूरी वारदात जो है ये सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरी खबर विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी निखिल रस्तोगी। थाना क्षेत्र में इंडियन ओवरसीज बैंक में जिस तरह से रात में बिहार से आए अभियुक्तों ने डकैती को अंजाम दिया था, 43 लॉकर को 3 घंटे में खोल के उसमें से जेवर और नकदी लूट के फरार हो गए थे। वहीं बात करें तो कमिश्नरेट की लखनऊ पुलिस ने 24 घंटे के बीते भी नहीं थे कि एनकाउंटर करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। वहीं बात करें तो कल इनमें से 2 अभियुक्त फरार भाग रहे थे, उनको पुलिस ने मुखबर की सूचना पे ढेर करते हुए उनके पास से लूटा हुआ सामान बरामद किया है। लेकिन आपको बताते चले, सबसे बड़ी बात यह है कि चिन्हट इलाके में घटना कैसे घटित हुई, पुलिस की सुरक्षा पे कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते हैं। और बात करें तो अभी इन बैंक डकैती में जो 2 अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं, उनके लिए गिरफ्तारी को लेकर कई टीमें गठित करी गई हैं, जो लगातार कोशिश कर रही है उनको गिरफ्तारी को लेकर। राजधानी लखनऊ से निखिल, इंडिया वन। उत्तराखंड के अल्मोड़ा हादसे से अभी देश उबर भी नहीं पाया था कि इसी बीच उत्तराखंड में एक और हादसा हो गया। नैनीताल में एक रोडवेज की बस खाई में जा गिरी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई है और 24 लोग घायल हैं। खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित चौधरी। नैनीताल से हल्द्वानी आ रही एक रोडवेज की बस का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है और उसमें सवार सभी यात्री यहाँ पर जो है चोटिल हुए हैं और उसी के मद्देनजर हल्द्वानी सुशीला तिवारी में उनको लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ है, ये यहाँ पर जितने भी घायल हैं वो पहुँचे हैं और अभी मौके पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी पहुंचे हुए हैं। साथ ही बात की जाए तो दुर्घटना स्थल में यहाँ पर जो जानकारी मिलने के बाद सभी अधिकारी वहाँ पर मौके मौजूद थे और अभी हल्द्वानी के अंदर सभी आला अधिकारी मौजूद हैं। खुद यहाँ पर जो खेल मंत्री रेखा आर्या की जानकारी मिलने के बाद वो यहाँ पर पहुंची थी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर खुद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पहुँचे और जो घायलों का हाल है उनका हाल जाना गया है और पूरी तरीके से जो प्राथमिक उपचार है उनको दिया जा रहा है और किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोताही ना बरती जाए उसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं साफ तौर से लगातार, क्योंकि एक बहुत बड़ा भीषण हादसा ये हुआ है। भीमताल से हल्द्वानी आ रही बस में जो सभी सवार थे यात्री वो कहीं ना कहीं चोटिल हुए हैं और अभी उसमें से 1 या 2 से 3 लोगों की यहाँ पर जो मृत्यु की भी यहाँ पर जानकारी मिल रही है। पूरी तरीके से लगातार यहाँ पर जो है काम किया जा रहा है। सर से बात करेंगे। सर, प्राथमिक तौर पर अभी पहुँचे, क्या देखिए इसमें जो ये घटना है भीमताल CHC से थोड़ा आगे लगभग 100 मीटर आगे ये दुर्घटना हुई और रोडवेज की ये बस है। इसमें अभी सुशीला तिवारी में 24 जो घायल हैं वो आ चुके हैं। 4 लोगों की मृत्यु की इसमें पुष्टि हुई है जो कि भीमताल मॉर्चुरी में है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दुख भी प्रकट किया है और सख्त निर्देश दिए हैं
कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज यहाँ पे मिले। और उसी क्रम में एम्स ऋषिकेश से 2 ट्रॉमा के एक्सपर्ट्स हैं हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकल पड़े हैं और यहाँ पे आएंगे। प्रिंसिपल साहब भी हमारे साथ अभी सुला तिवारी के हैं और आपसे भी ये बात हुई है कि इसमें कोई भी जो अधिक सीरियस होता है, जैसे कि ट्रॉमा एक्सपर्ट्स बताएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि एयरलिफ्ट करने की पूरी व्यवस्था की जाए और यहाँ पे अच्छे से अच्छा इलाज घायलों को मिले। थैंक यू। साफ तौर से जो दीपक रावत हैं कुमाऊं कमिश्नर, उनका भी साफ तौर से कहना है कि घायलों को लगातार बेहतर से बेहतर यहाँ पर जो इलाज है वो देने की बात की गई है और अगर एयरलिफ्ट करने की यहाँ जरूरत पड़ेगी तो उनको एयरलिफ्ट किया जाएगा और जो मरीज हैं, जो यहाँ पर जो लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर बेहतर इलाज दिया जाएगा और उसी के तहत अब सारी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। अमित चौधरी, इंडिया वॉइस, हल्द्वानी। खबर आगरा से है, जहां ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर पुलिस अब कार्रवाई करने के मूड में है, क्योंकि सड़क पर अब सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि पुलिस की तीसरी आंख यानी कैमरे भी नजर रखने वाली है। कैसे क्या कुछ तैयारियां की गई हैं पुलिस की तरफ से, विस्तार से बता रहे हैं संवाददाता जीशान अहमद। आगरा ट्रैफिक पुलिस ने आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो 4 व्हीलर कार्स में और 2 व्हीलर बाइक वाले अगर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनके घर जाने से पहले ही उनके घर पर चालान पहुंच जाएगा। दरअसल पूरा मामला आपको बता दें कि आगरा स्मार्ट सिटी में AI टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसे 110 कैमरे 43 स्थानों पर लगाए गए हैं, जो कार में अगर कोई फ़ोन पर बात करते हुए चलता है, सीट बेल्ट नहीं लगाता है, तो उसके खिलाफ डबल चालान किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की ये एक सकारात्मक पहल है, जिससे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा तमाम जो ट्रैफिक की समस्या आगरा में रहती है उसमें कहीं ना कहीं सुधार भी देखा जाएगा, क्योंकि तमाम ऐसे बाइक चालक होते हैं जो फ़ोन इस्तेमाल करते समय बाइक चलाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ अब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से डबल चालान भेजने की प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस। उत्तराखंड का निकाय चुनाव का जो दंगल है वो रोचक होने लगा है। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव होने वाले हैं, इस पर सियासी दल खुशी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस जो ईवीएम पर दोषारोपण करती थी वो अब इस बार खामोश नजर आ रही है। क्या कुछ इस बारे में तैयारियां की गई हैं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी अभय कैंतुरा। निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, सियासी दलों ने भी अपनी कमर कस ली है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इस बार रोचक चीजें सामने आ रही है ये है कि निकाय चुनाव में पोस्टल बैलेट से इस बार चुनाव होगा। पोस्टल बैलेट को लेकर ये समझा जा सकता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक विपक्ष ईवीएम को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े करता था, लेकिन इस बार पोस्टल बैलेट से चुनाव होने पर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। तो ये कहा जा सकता है कि अब सिर्फ विपक्ष की तरफ से जो चीज उठाई जा रही है ये है कि पारदर्शी तरीके से चुनाव हो तो चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का सीधा कहना यही है कि पोस्टल बैलेट में हमेशा विपक्ष आगे रहा है, लेकिन ईवीएम के चलते उसे हर बार चुनाव में निराशा हाथ लगी है। लेकिन पोस्टल बैलेट में इस बार चुनाव के बाद ये कह सकते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने पर कांग्रेस भी खुश नजर आ रहा है। यही वजह है कि दोनों ही दलों ने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर निर्दलीय, सभी लोग इस चुनाव को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। अपनी जो चुनावी रणनीति है उसको धरातल पर उतारने की तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये कहा जा सकता है कि जैसे ही 27 दिसंबर से नामांकन शुरू होंगे तो चुनाव का जो दंगल है और तेज होता हुआ नजर आएगा, और धीरे धीरे गुजरते समय के साथ ये चुनावी दंगल और जोर पकड़ना शुरू हो जाएगा। 23 जनवरी को यहाँ पर जब मतदान होगा तो फिर समझा जा सकता है कि जनता ईवीएम में पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो उम्मीदवार है उनके भाग्य का फैसला बंद करेगी। कैमरामैन अभय केंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। कन्नौज में अतिक्रमण अभियान पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ने वर्तमान चेयरमैन पर आरोप लगाए। क्या कुछ कार्रवाई के बाद ये आरोप लगाए गए हैं, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी राम ऋषि पांडे। कन्नौज में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले छिबरामऊ नगर में एक अतिक्रमण अभियान चलाया गया था, जहां पर कुछ दुकानदारों के फुटपाथ के सामने जेसीबी द्वारा खुदाई कर दी गई थी। वहीं गुस्साए दुकानदारों ने पूर्व चेयरमैन राजीव दुबे को ये बात अवगत कराई। वहीं राजीव दुबे ने नगर पालिका में जाकर कर्मचारियों को ये अवगत कराया कि जब भी ये अभियान चले तो ऐसे तरीके से ना चले कि दुकानदारों को ये कठिनाइयों का सामना करना पड़े।
वहीं उन्होंने कहा कि अगर अतिक्रमण हटाना है तो सबसे पहले मनोज दुबे यानी कि वर्तमान जो चेयरमैन हैं वो हटाएं। उनका मकान नगर पालिका की ज़मीन पर आ रहा है, वो पहले अतिक्रमण हटाएं, उसके बाद इस तरीके का अभियान चलाएं। वहीं मनोज दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पूर्व जो चेयरमैन हैं वो खुद स्वयं अतिक्रमण फैलाए हुए हैं और वो स्वयं हटाएं, उसके बाद मैं खुद हटा लूँगा। जिस दिन वो स्वयं हटाएं उस दिन डेट और समय मुझे ये दे दें कि जिस दिन मैं हटाऊँगा उसी दिन मैं खुद हटा लूँगा। लेकिन वहीं उन्होंने ये कहा है, ये जो आरोप लगाया है वो हमारा खुद का मकान PWD की अंतर्गत आ रहा है। जिस दिन PW अगर नोटिस देगा तो मैं स्वयं उसको हटा लूँगा। अब ये देखना होगा कि राजीव द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही साबित होते हैं और वहीं वर्तमान चेयरमैन मनोज द्विवेदी द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो कितने सही साबित होते हैं। अपने सहयोगी समित के साथ रामजी पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज, उत्तर प्रदेश। अगली खबर वृंदावन से है, जहां वृंदावन प्रशासन ने एक बड़ा और एक अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि इसके तहत 2 जनवरी की रात तक वृंदावन में भारी वाहनों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। क्या कुछ विस्तार से इस पर जानकारी है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। क्रिसमस डे और नववर्ष को देखते हुए यातायात पुलिस के एसपी ट्रैफिक मनोज कुमार यादव ने एक डाइवर्जन रूट जारी किया है। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पर लाखों श्रद्धालुओं के अभी से पहुंचने की बाद तुरंत एक डाइवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। यानी बुधवार से लेकर और 2 जनवरी की रात तक बाहरी वाहन, जो बाहर से वाहन आते हैं, उनको सबको वृंदावन में अब प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भीड़ है और जाम की स्थिति को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा यह कदम उठाया गया है। 2 जनवरी की रात तक जो है कोई भी वाहन वृंदावन के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। अस्थाई और स्थायी जो मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है और अस्थाई पार्किंग बनी हुई है, उन्हीं पर वाहनों को खड़ा किया जाएगा और वहां से ई रिक्शा के माध्यम से और पैदल चलने के से वहां मंदिर तक श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। ये पुलिस द्वारा कार्य किया गया है। यातायात पुलिस ने इसको अमली जामा पहनाने का काम किया है, जो आज से लागू हो जाएगा। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। अलीगढ़ के गभाना में गौवंश के अवशेष मिलने से हंगामा हो गया। आपको बता दें कि अवशेष मिलने के बाद ग्रामीणों और हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिला। क्या कुछ हुआ इसके बाद, खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। मात्र 3 दिनों के अंदर लगातार 2 घटनाएं ऐसी सामने आई हैं जिसमें 3 दिन के अंदर गौवंशों की हत्या कर दी गई है, जिसके उपरांत ग्रामीणों में और क्षेत्रवासी हिंदूवादियों में आक्रोश है, जिसके चलते उनके द्वारा लगातार आज नेशनल हाईवे को 2 घंटे तक जाम रखा। जिसके उपरांत सूचना मिलते ही क्षेत्रीय अधिकारी समेत उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिसमें एसएसपी संजीव सुमन और एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक मौके पर पहुंचे। जिसके उपरांत एसएसपी संजीव सुमन के द्वारा बताया गया कि लगातार 3 दिन के अंदर गौवंश की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें क्षेत्रीय लोगों और हिंदूवादी लोगों और ग्रामीणों के द्वारा आक्रोशित होकर नेशनल हाईवे को जाम किया गया। नेशनल हाईवे लगभग 2 घंटे से अधिक समय तक जाम रहा, जिसके उपरांत पुलिस के आला अधिकारियों ने क्षेत्रीय लोगों से बातचीत कर उनको सहमति दी। इस मामले में एसएसपी संजीव सुमन के द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि गवाना एसएचओ का इसमें कहीं ना कहीं विफल। मथुरा में आर्मी कैंटीन में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इसके बाद प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की गई है, विस्तार से बता रहे हैं सहयोगी मोहम्मद फारूक। मथुरा की आर्मी कैंटीन में एक बड़ा गबन हुआ था, जिसका मुकदमा जो है कैप्टन द्वारा 4 दिसंबर को थाना सदर बाजार में दर्ज कराया गया था। जो 1,83,00,000 रुपए का आर्मी कैंटीन में गबन हुआ था, नायक दीपक कुमार द्वारा इस गबन को किया गया था और
जो पैसा था 1,83,00,000 रुपया, वो अपने परिजनों, अपनी पत्नी के नाम उन्होंने सब ट्रांसफर कर दिया था। इस पैसे को लेकर आर्मी में पूरी खलबली मच गई। आर्मी का कैंटीन का जब ऑडिट हुआ तो ये सारी स्थिति सामने निकल के आई। तभी जो है पुलिस ने काम करते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कई टीमों का गठन किया, जिसमें थाना सदर की पुलिस और रिवार्डेड टीम द्वारा 5 अभियुक्तों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पूरे देश के साथ साथ मेरठ में भी क्रिसमस की धूम देखने को मिली और आपको बता दें किसी के साथ मेरठ में चर्च में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मोहम्मद शाहरुख सैफी। मेरठ में आज क्रिसमस डे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस टाइम हम मौजूद हैं मेरठ के सेंट जोसेफ चर्च में। आप पीछे की तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और सुबह से ही यहाँ पर प्रेयर के बाद से ही मोमबत्ती जला करके सेंटा क्लॉज यहाँ पर मौजूद है। लोग उसके साथ यहाँ पर खड़े होकर के सेल्फी भी ले रहे हैं और कहा जा सकता है कि सुबह से सैकड़ों लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और ये एक मेरठ का प्रसिद्ध चर्च है जो यहाँ कैंट स्थित में है। यहाँ सेंट जोसेफ ये चर्च को यहाँ कहा जा सकता है और यहाँ पर सुबह से ही लाइन लगी हुई है। यहाँ कई लोग आ चुके हैं तो यहाँ पर आकर के प्रेयर कर रहे हैं और उसके बाद मोमबत्ती जला करके यहाँ पर अपना सेंटा क्लॉज के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सर। इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।